नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट यूनिवर्स में। यहाँ हम पॉलिटी के ऑडियो प्रस्तुत करते हैं जो आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम में मदद करेगा। तो चलिए देर न करते हुए इस ऑडियो को सुनते हैं। हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकार के बारे में। हो गए थे कंप्लीट। डीपीएसपी में चर्चाएं कर रहे थे, है ना। क्या चर्चाएं कर रहे थे? डीपीएसपी पे चर्चाएं कर रहे थे और इसी श्रृंखला को आगे की तरफ बढ़ाकर चलते हैं। हम बात कर रहे हैं दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या बात कर रहे हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सबसे पहले हम बात करते हैं जो ये नीति निर्देशक तत्व हैं, ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्या अगर डीपीएसपी लागू नहीं होते तो क्या आप न्यायालय जा सकते हैं? जी नहीं सर, न्यायालय नहीं जा सकते। संविधान में किस आर्टिकल से हैं? तो संविधान में 36 से लेकर संविधान में 51 तक डीपीएसपी दिए गए हैं। कहाँ तक? 36 से लेकर 51 तक भारतीय संविधान में डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है। वही दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं तो डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विकसित करना। क्या करना? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विकसित करना। वही दोस्तों हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 36 में क्या लिखा हुआ है? 36 में लिखा है राज्य की परिभाषा। क्या लिखा है? राज्य की परिभाषा लिखा है। वही दोस्तों अगर अनुच्छेद 37 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 37 क्या है? वही अनुच्छेद 37 में लिखा है कि न्यायालय में प्रवर्तनी नहीं होंगे। यह लिखा है न्यायालय में प्रवर्तनी नहीं होंगे, अनुच्छेद 37 में लिखा हुआ है। याद करिए 36 में राज्य की परिभाषा लिखी है और 37 में लिखा है कि न्यायालय में प्रवर्तनी नहीं होंगे। याद करते हैं 38(1). 38(1) क्या कहता है? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय स्थापित करना। लिखा है ना, राज्य सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक न्याय स्थापित करेगा। सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक न्याय स्थापित करेगा। इसके तहत 38(1) के तहत सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक न्याय की अवधारणा को सुनिश्चित करना। ठीक है। फिर 38(2) की अगर हम बात कर लेते हैं तो 38(2) मैंने कुछ याद करके बताइए, समझाया था। इसमें एक कोड वर्ड आपको बताया था 38(2) में। 38(2) में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि इसमें आय और सुविधाओं तथा अवसरों की 39(a) की बात करते हैं। 39(a) क्या कहता है कि पुरुष और महिलाओं को जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना है। क्या उपलब्ध कराना? पुरुष और महिलाओं को जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना। याद करिए 39 से याद आ रहा है, कल हमने डिस्कशन किया था कि पुरुष और महिलाओं को जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना। फिर हमने बात की थी भौतिक संसाधनों का उचित वितरण। भौतिक संसाधनों का उचित वितरण। फिर हमने बात की थी 39C, धन का केंद्रीकरण ना करना। धन का केंद्रीकरण ना करना। फिर 39D बात की थी समान कार्य के लिए समान वेतन। मैंने बताया था सबसे इंपॉर्टेंट है समान कार्य हेतु समान वेतन उपलब्ध कराया जाएगा। क्या उपलब्ध कराया जाएगा? समान वेतन उपलब्ध कराया जाएगा। फिर हमने 39E की बात की थी। 39E क्या कहा था? 39E की दोस्तों याद करिए, 39E में हमने पढ़ा था कि भैया किसी भी, है ना, बच्चे को, श्रमिक के बच्चों को प्रतिकूल रोजगार नहीं दोगे। प्रतिकूल रोजगार नहीं दोगे, ये ई हो गया। और अपने एफ में क्या पढ़ा था? एफ में कहा था कि एफ में क्या पढ़ा था कि बच्चों के गरिमापूर्ण जीवन को विकसित करेंगे, है ना। तो बच्चों की गरिमापूर्ण जीवन को विकसित करने का प्रावधान किया गया था। तो 39 तक हमने कल पूरा पढ़ लिया था। तो मैंने एक बार आपको रिवीजन करा दिया है कि थोड़ा दिमाग में एक बार बैठ रहा है कि चीजें नहीं बैठ रही हैं, है ना। शॉर्ट टर्म मैंने आपको बताया था कि इसमें हमें क्या याद रखना है। 39A, 39B, 39C, 39D, 39E और 39F। चलो अब बात करते हैं अनुच्छेद 40, पंचायत। अनुच्छेद 40 की हम बात करते हैं। अनुच्छेद 40 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 40 में दोस्तों लिखा है ग्राम पंचायतों का गठन। क्या लिखा है? ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायत की अवधारणा किसकी थी? तो ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत की अवधारणा
महात्मा गांधी की थी। किसकी थी? महात्मा गांधी की। किसकी थी? महात्मा गांधी की। किसने कहा था कि भारत को जानना है? भारत गांवों में बसता है। कहाँ बसता है? गांव में बसता है। भारत को जानना है तो उसके गांवों को जानो। भारत कहाँ बसता है? गांव में बसता है। ये किसने कहा है? किसने कहा है? महात्मा गांधी जी ने। किसने कहा है? महात्मा गांधी ने कहा है कि अगर भारत को जानना है तो गांवों को जानो। पंचायतों को विकास हेतु धन उपलब्ध कराना चाहिए, नहीं तो यह उसी प्रकार से होगा, नहीं तो यह उसी प्रकार से होगा जिस तरीके से मृत औरत का श्रृंगार कर रहे हो। यह उसी तरीके से होगा जिस तरीके से आप मृत औरत का श्रृंगार कर रहे हो। किसने कहा है? वल्लभ भाई पटेल ने कहा है। किसने कहा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा है, भारत के पहले गृह मंत्री। प्रतिकूल रोजगार का तात्पर्य यह होता है कि ऐसा काम कराना जिससे किसी व्यक्ति के मानसिक विकास पर समस्या पैदा हो। ठीक है, उल्टा सीधा रोजगार देना। ठीक है, हाँ, उसे ऐसा काम कराना जो जिससे उसका मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रतिकूल रोजगार। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रतिकूल रोजगार। अनुपयोगी रोजगार किसे कहते हैं? जिससे किसी व्यक्ति का बौद्धिक विकास हो सके। ठीक है, क्या हो सके? किसी का बौद्धिक विकास हो सके। आर्टिकल 41 कहता है कुछ दशाओं में, जैसे बुढ़ापा, बेरोजगारी, तो कुछ दशाओं में, मतलब दशाएं मतलब कुछ कंडीशंस में, कुछ दशाओं में, जैसे बुढ़ापा। बुढ़ापा समझते हो? बुढ़ापा समझते हैं? कुछ दशाओं में, जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा, कुछ दशाओं में जैसे बुढ़ापा, बेरोजगारी और लोक सहायता। बेरोजगारी समझते हैं? बेरोजगार किसे कहा जाता है? जैसे अभी आप लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे बेरोजगार कहा जाता है। तो कुछ दशाओं में जैसे बुढ़ापा है, बेरोजगारी है, व आप क्या है? बीमार है। तो कुछ दशाओं में जैसे बुढ़ापा है, बेरोजगारी है या बीमार। 3 कंडीशंस हैं दोस्तों, ध्यान रखना। या बीमार है, या बीमारी की अवस्था में। बुढ़ापा, बेरोजगारी व बीमारी की अवस्था में। ये 3 अवस्थाओं में, ये कितनी अवस्थाएं हो गई दोस्तों? 3 अवस्थाएं दिख। बीमारी की अवस्था में काम, शिक्षा या लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। क्या प्राप्त करने का अधिकार है? आपको काम, शिक्षा और लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। और लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। प्राप्त करने का अधिकार है। मतलब दोस्तों, आप अगर बूढ़े हैं तो या बेरोजगार हैं या बीमार हैं, इन 3 कंडीशंस में भी आपको काम मिल सकता है, शिक्षा मिल सकती है और लोक सहायता प्राप्त होंगी। जैसे आप देखते होंगे जो सरकार है बुजुर्ग लोगों को पैसे देती है उनके खाते में, जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सके, पेंशन देती है बुजुर्गों को। तो यहाँ पे 3 कंडीशंस हैं। अगर आप बूढ़े हैं, अगर आप बेरोजगार हैं और अगर आप बीमार हैं, तो इन तीनों कंडीशंस में भी आपको काम, शिक्षा और लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। सर नहीं मिला तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते। समझ में आ गया? 41। आइए बात करते हैं 42 के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ मौलिक अधिकार डीपीएसपी में ऐसे आर्टिकल हैं जो मतलब इतनी बार पूछ लिए गए हैं कि अपने आप में वो लैंडमार्क हो चुका है। जैसे 42 मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, दो मतलब प्रसूति सहायता। तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 42 क्या है? आर्टिकल 42 जो आपके सिंपल से एग्जाम से प्रश्न पूछेगा, प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना।
क्या उपलब्ध कराना? प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना। प्रसूति सहायता मतलब अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसे सुविधाएं उपलब्ध कराना। क्या उपलब्ध कराना? तो उसे सुविधाएं उपलब्ध कराना। सर क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध होगी? सुविधाएं ये होंगी कि भैया उसको अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही है तो उसे हॉस्पिटल प्रोवाइड कराई जाए जहां पर अच्छे डॉक्टर उसका क्या कर सके, इलाज कर सकें। अगर कोई महिला बच्चे को जन्म दे रही है तो अगर उसके पास पैसे नहीं है तो सरकार उसके भरण पोषण के लिए पैसे दे सके। तो बहुत सारे राज्य देते हैं, कई किसी राज्य में 6,000 रुपये मिलता है, किसी राज्य में 5,000 रुपये मिलता है, किसी राज्य में 4,000 मिलता है। इसके साथ साथ महिला को प्रेगनेंसी लीव भी मिलती है। अगर वो सरकारी वर्किंग काम कर रही है या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही है तो उसे प्रेगनेंसी लीव भी प्रोवाइड कराई जाएगी, है ना। हाँ, एक बात जान लो, अगर कोई महिला किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही है और किसी प्राइवेट सेक्टर ने इसलिए उस महिला को निकाल दिया क्योंकि वह प्रसूति है, क्या है? प्रसूति है, एक बच्चे को जन्म देना चाह रही है, तो ऐसा नहीं होगा कि प्राइवेट सेक्टर निकाल दे बोले कि हम तो सैलरी नहीं देंगे, जाओ आप तो 6 महीने काम नहीं किए हो। ऐसा नहीं हो सकता है। उस प्राइवेट संस्थान को 6 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी, भले उस महिला ने कोई काम नहीं किया है। इसे बोलते हैं क्या? प्रेगनेंसी लीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी लीव के नाम से जानते हैं। और जितने भी सरकारी संस्थान होते हैं वो सभी सरकारी संस्थान आपको प्रेगनेंसी लीव उपलब्ध कराएंगे। ठीक, ध्यान में समझ में आ गया? तो आर्टिकल 42 दोस्तों क्या है? आर्टिकल 42 कहता है प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना। क्या उपलब्ध कराना? प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना। क्लियर है? समझ में आ गई? हाँ, क्या उपलब्ध कराना? प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना। 41 क्या कहता है? बुढ़ापा, बेरोजगारी व बीमारी की अवस्था में काम, शिक्षा और लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। फिर हमने बात की 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का गठन है। क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन है। 42 क्या कहता है? प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना है। क्या उपलब्ध कराना है? प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना है। वैसे दोस्तों मैं आपको बताऊं, आर्टिकल 42 बहुत सारी चीजें और भी कहता है। जैसे ये कहता है काम की न्याय संगता, क्या है? काम की न्याय संगता व मनुचित दशाएं। अब देखो ये भी लिखा हुआ है कि काम की न्याय संगता, मनुचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना। यही तो सब। अगर किसी भी संस्था में कोई महिला काम कर रही है और उसके साथ किसी भी तरीके से बदतमीजी हो रही है, उसके साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ हो रही है और अगर उसके साथ किसी भी प्रकार की हरकतें हो रही हैं तो उसके लिए बेहतर कानून है। इसी को हम बोलते हैं विशाखा गाइडलाइंस। ठीक है, 42 हो गया। अब बात कर लेते हैं 43। आर्टिकल 43 क्या कहता है? देखो आर्टिकल 43 की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 43 बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आर्टिकल 43 जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 43 दो क्लॉजेस में बटा हुआ है। पहला बटा है आर्टिकल 43A और एक बटा हुआ है आर्टिकल 43B। दो क्लॉज में है। पहला है आर्टिकल 43A और दूसरा है आर्टिकल 43B। ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 48A क्या कहता है की भूमिका, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भूमिका। और 43B इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दोस्तों इसमें सहकारी समितियां लिखी गई हैं। क्या लिखी गई हैं? सहकारी समितियों का उल्लेख है। 97वें संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से सहकारी समिति जोड़ी गई है। कहां कहां? आर्टिकल 19C में जोड़ी गई है। वहां पर मौलिक अधिकार है, यहाँ पर डीपीएसपी है। दोनों जगह इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। एक मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है और एक डीपीएसपी में जोड़ा गया है। 97वें संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से जोड़ा गया है। किसके माध्यम से? 97वें संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से जोड़ा गया है। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भूमिका। दोस्तों आप किसी उद्योग में बहुत सारी मूवी वगैरह भी आप देखते होंगे कि बहुत सारी कॉर्पोरेट मूवी जब आती है तो उसमें देखते होंगे कि एक व्यक्ति जो होता है, जो यूनियन होता है मजदूरों का, उसका लीडर होता है जो अपने मालिक के पास जाकर मजदूरों की समस्याओं को बताता है। तो आर्टिकल 43 कहता है कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भूमिका। अगर उद्योग कोई चल रहा है तो उसके मैनेजमेंट में वहां के यूनियन लीडर और वहां के मजदूरों की जरूर एक बार बात को सुना जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप मजदूरों से ऐसा काम करा रहे हो जो उनके हित में ना हो।
तो इसीलिए दोस्तों मजदूरों का यूनियन रखा जाता है, उनका लीडर कोई होता है ना, जो उनकी सैलरी की बात करता है, पे बढ़ाने की बात करता है, उनके लिए हितों की बात करता है, उनके साथ गलत होता है तो उनके साथ उनके अधिकारों पर भी बात करता है। क्लियर, समझ में आ गया। 43 किसे कहते हैं? करते हैं 44। आइए चर्चाएं करते हैं 44 क्या है। 44 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है एक समान सिविल संहिता पहले कहां लागू थी दोस्तों? पहला राज्य, प्रथम राज्य गोवा, जहां पर यह लागू था, गोवा में लागू था। अब दोस्तों एक समान सिविल संहिता को लेकर के हमारे उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अपने यहाँ है ना इसको लागू कर दिया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर हम बात करते हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को उत्तराखंड ने लागू कर दिया है, UTC, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो भारत का पहला राज्य कौन बन गया इसको लागू करने वाला? उत्तराखंड। अभी आप लोग करंट अफेयर्स में भी सुने होंगे, अपडेट करते होंगे, पढ़ते होगे ना, करंट अफेयर्स भी आता होगा आपके एग्जाम में। तो उत्तराखंड में लागू किया गया है। कहाँ लागू किया गया है? उत्तराखंड में इसको लागू किया गया है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल आखिर कोड क्या होते हैं? देखिए दोस्तों, हमारे देश में दो तरीके के केस होते हैं। क्या होते हैं? हमारे देश में दो तरीके के केस होते हैं। सर कौन कौन से केस होते हैं? एक होता है सिविल मामला। कैसा मामला? सिविल मामला। कैसा मामला? सिविल मामला। इसी सिविल मामले को कहते हैं हम दीवानी मामला। क्या कहते हैं? दीवानी मामला। एक हमारे देश में केस होता है जिसे हम कहते हैं फौजदारी मामला। कैसा? फौजदारी मामला। इसी फौजदारी मामले को कहते हैं आपराधिक मामला। कैसा मामला? आपराधिक मामला। एक बात ध्यान रखिएगा, फौजदारी मामले किसे कहते हैं? फौजदारी मामले या आपराधिक मामले किसे कहते हैं? जो रेप, हत्या, बलात्कार इनसे जुड़े होते हैं, जो बलात्कार से जुड़े होते हैं, जो हत्या से जुड़े होते हैं, जो रेप के प्रयास से जुड़े होते हैं, जो हत्या के प्रयास से जुड़े होते हैं, मतलब क्रिमिनल मामले उनको बोलते हैं। हत्या का प्रयास करना, अटेम्प्ट टू मर्डर करना, ये सब चीजें, गला वला काटना, ये सब चीजें इसमें जुड़ी होती हैं। एक मामला होता है सिविल मामला। सिविल मामला दोस्तों होता है आपके संपत्ति से जुड़ा हुआ, आपकी भूमि से जुड़ा हुआ, आपके पैसे से जुड़ा हुआ, आपके तलाक से जुड़ा हुआ, आपके विवाह से जुड़ा हुआ, ऐसे मामला होता है जहां पे मर्डर वर्डर नहीं है। ऐसे सिंपल से मामले ये होते हैं, इसको बोलते हैं सिविल मामला या दीवानी मामला। दोस्तों कई बार आपने सुना होगा जज साहब आ गए, भैया मैं जज के पास गया था। सुनिए, एक ही व्यक्ति जिला एवं सत्र न्यायालय, सबसे पहला जो छोटा केस होता है, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल बता देता हूँ, हालांकि आप सिलेबस से रिलेटेड वगैरह नहीं है, चाहे बताऊं या ना बताऊं, पर बता देता हूं। एक ही व्यक्ति होता है आपके सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट जो सबसे छोटा कोर्ट होता है, जो आपके कहाँ होता है? तहसील लेवल या मान लीजिए जिला लेवल में रहते हैं। जिला एवं सत्र न्यायालय देखा होगा कभी। अब मान के चलो मैं वहां पर पोस्टेड हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अगर मेरे पास कोई केस आता है संपत्ति, भूमि, पैसा, तलाक, विवाह से जुड़ा हुआ, ऐसा मामला कहलाता है सिविल मामला, जिसे बोलते हैं दीवानी मामला। तो अगर मैं ऐसा मामला सुनूंगा तो मुझे जज कहेंगे कि जज साहब आ गए। और कई बार सुना होगा कि यार मजिस्ट्रेट के पास गए थे। अगर ये वाला मामला सुन रहा हूं, बलात्कार, हत्या, रेप, इन सब के प्रयास, तो मुझे मजिस्ट्रेट कहा जाएगा। मजिस्ट्रेट हमेशा फौजदारी मामले सुनता है, जज हमेशा सिविल मामले सुनता है। तो समझ में आ गया है कि जज और मजिस्ट्रेट क्या है? जज और मजिस्ट्रेट हमेशा केस के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? केस के आधार पर होता है। जो केसेस जज सुनता है वो सिविल मामले से जुड़े होंगे, और जो केसेस आपके मजिस्ट्रेट सुनता है वो आपराधिक, हत्या, बलात्कार, रेप ऐसे रिलेटेड होंगे। क्लियर? अब मेरी बात को सुनो दोस्तों, हमारे देश में क्या है, विवाह के सबके तरीके बिल्कुल अलग अलग हैं। क्या है? विवाह के तरीके अलग अलग हैं, तलाक के तरीके अलग अलग हैं, तलाक के तरीके अलग हैं, संपत्ति के अधिकार भी सभी धर्म के लोगों के लिए अलग है। हिंदू के लिए अलग है, मुस्लिम के लिए अलग है, सिख के लिए अलग है, ईसाई के लिए अलग है, वगैरह सबके लिए अलग है। सबके लिए अलग है। क्या है? सबके लिए अलग है। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। हमारे देश में अगर किसी व्यक्ति ने बलात्कार किसी का किया है, रेप किया है,
तो ये नहीं देखा जाता बेटा तुम किस धर्म के हो, किस जाति के हो। तुमने रेप किया है, मतलब कि जो हमारे देश में फौजदारी जितने भी मामले हैं, आपराधिक मामले हैं, उसके लिए दंड समान है। क्या है? उसके लिए दंड समान है, सबके लिए दंड समान है। किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी संप्रदाय का है, रेप किया है, उतनी ही सजा होगी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो। पर हमारे देश में सिविल मामले में जैसे विवाह है, तरीके, 3 तलाक, इन सब के लिए सभी धर्मों में मामले अलग अलग हैं। तो इसीलिए इसको कहा गया है एक समान सिविल संहिता। मतलब भाई सिविल मामले को भी एक समान करना है, धर्मों के आधार पर नहीं बांटना कि हिंदू धर्म का अलग है, मुस्लिम धर्म का अलग है, सिख धर्म का अलग है। तो उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बना है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड? कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जिस तरीके से फौजदारी मामले में सेम सजा होती है, वैसे ही दीवानी मामलों में भी सेम सजा होगी, सेम प्रावधान होंगे। हिंदू अलग नहीं होगा, मुस्लिम अलग नहीं होगा, सिख अलग नहीं होगा, बौद्ध अलग नहीं होगा। एक ही कानून बनेगा जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सभी को एक साथ किया जाएगा। समझ में आ गई? तो हमारे देश में क्या है, फौजदारी मामले तो सेम है, पर दीवानी मामले में दोस्तों सजा, कार्य करने का तरीका धर्म के आधार पर बटा हुआ है। उस धर्म के आधार पर जो बटा हुआ कार्य है उसको समाप्त करना है। गोवा में छोटा लागू था, गोवा छोटा सा राज्य, वहां पहले से लागू था। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरे भारत में लागू करने की बात चल रही है। क्या चल रही है? बात चल रही है। आगे चले। अब 45 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 45 रिप्लेस करता है आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21 याद आ रहा है? जी सर याद आ रहा है। कुछ बताए थे? जी सर आपने कुछ बताया था, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। मैंने कहा ठीक है। और बोले सर आपने बताया था कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगी। कौन उपलब्ध कराएगा? सरकार उपलब्ध कराएगी। तो सर 45 क्या है? 45 भी सेम है, सेम 45 भी क्या है? शिक्षा के बारे में बात कर रहा है। तो क्या कर रहा है? ये कहता है कि शिशुओं की देखभाल करना। क्या करना? जो शिशु है ना, तो शिशुओं की देखभाल करना। दोस्तों क्या हुआ कि जब संविधान बना था तो इस संविधान में आर्टिकल 45 कुछ और कह रहा था। सर कुछ और मतलब क्या कह रहा था? पहले इस आर्टिकल में दोस्तों 6 से 14 लिखा हुआ था। क्या लिखा था? 6 से 14 लिखा था। सर जी पहले 6 से 14 लिखा था, अभी तो आप लिखे 6 साल से कम उम्र के बच्चे। तो हाँ, इसमें संशोधन किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 45 में। तो सर क्या संशोधन किया गया है? अनुच्छेद 45 में संशोधन किया गया है 86वां संविधान संशोधन। याद आ रहा है? सेम। तो 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से, संविधान संशोधन के माध्यम से कब हुआ 86वां संविधान संशोधन? सर 2002 में हुआ है। 2002 में जब संशोधन किया गया तो जो अनुच्छेद 45 है ना बबुआ, इस अनुच्छेद 45 में पता है पहले क्या लिखा था? पहले लिखा था कि शिशुओं की देखभाल करना और 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना। इसको चेंज करके ये कह दिया गया 0 से लेकर 6। क्या कर दिया गया? पहले 6 से 14 लिखा था, उसको समाप्त करके 0 से 6 लिख दिया। तो देखो 6 वर्ष से कम उम्र, तो 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चों को शिक्षा राज्य कराएगा। 0 से लेकर के 6 साल तक के बच्चों को शिक्षा राज्य देगा। और जैसे ही 6 वर्ष हुआ तो 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करना उनका मौलिक अधिकार हो गया। तो आर्टिकल 21A के तहत मौलिक अधिकार यहां मिल गया वहां पर, और 0 से लेकर 6 यहां ऐड कर दिया गया। तो ये बहुत छोटा सा माइनर सा फर्क है दोस्तों, बहुत छोटा सा, ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 46 क्या है। 46 के बारे में बात करते हैं। 46 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, है ना? हाँ, आइए बात करते हैं। SC ST की बात की गई है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति व अन्य दुर्बल वर्ग। कुछ ऐसे वर्ग हैं जो बहुत कमजोर हैं, दुर्बल। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के हितों का संरक्षण करना। मजा आ रहा पढ़ाकर आप लोगों को? हितों का संरक्षण करना और उसकी अभिवृद्धि के लिए प्रयास करना। और उसकी अभिवृद्धि, अभिवृद्धि मतलब होता है उसका विकास करना। अभिवृद्धि हेतु प्रयास करना, मतलब विकास हेतु प्रयास करना। तो 46 में हमें क्या वर्ड याद रखने हैं? 46 में केवल 2 शब्द, SC प्लस ST। सिंपल सा कहूं तो क्या कह रहा है? SC ST तथा कमजोर जो वर्ग है समाज के, उनका उत्थान करना, उनका प्रयास करना। कौन करेगा? राज्य करेगा। तो राज्य उनको शिक्षा प्रोवाइड कराएगा, राज्य उनको घर प्रोवाइड कराएगा, राज्य उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा। जैसे आप लोग, हमारी राज्य के द्वारा दोस्तों SC ST के बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है ना? हाँ, स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाती है, तो आर्टिकल 46 के तहत ही प्रोवाइड कराई जाती है। अगर SC ST का कोई बच्चा शहर में रह के पढ़ रहा है तो उसको
है ना। पढ़ाई के दौरान निवास भी उपलब्ध कराया जाता है, पेपर देने जाएगा तो उसका पैसा भी उपलब्ध कराते हैं, है ना। कराते कि नहीं कराते। रेलवे में भत्ता मिलता है, पेपर देने जाओगे तो भत्ता भी मिलता है। फॉर्म में जो फीस भरोगे वो फीस भी बहुत कम होती है, अगर जनरल की 500 है तो एससी की कम होगी। तो ये कौन प्रोवाइड कराता है, राज्य प्रोवाइड कराता है। ओबीसी नहीं है, एससी एसटी और साथ साथ दुर्बल वर्ग, कमजोर वर्ग, कुछ ऐसे पहाड़ी क्षेत्र में लोग रहते हैं, इनके हितों का प्रावधान किया गया। ओबीसी किया गया, एससी एसटी। क्लियर है सभी को। यह ऑडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले ऑडियो और वीडियो आपको मिलती रहें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो के साथ।